अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे। तो हाँ, जो है बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे अपना ये बेसिकली पार्ट 2 हमारा वीक 6 का पार्ट 2 है ये, ठीक है? और ये लेक्चर जो है सर मुनीब अकादमी की तरफ से जो है वो डिलीवर्ड किया जा रहा है। इस पार्ट 2 के अंदर जो है हमने ऑलरेडी अपना पार्ट 1 में प्रोसेस जो है हमने कवर कर लिए थे। हम अब पीपल वेयर को कवर करेंगे। एज़ यू ऑल नो कि हम इस डायग्राम के हिसाब से हम समझ रहे हैं सब कुछ, ठीक है? हमने अभी तक मेंटेनेंस प्रोडक्ट और मेंटेनेंस टाइप कवर कर लिया है, ठीक है? प्लस हमने जो है मेंटेनेंस ऑर्गनाइजेशन प्रोसेस भी कवर कर लिया है। आज हम सिर्फ लास्ट है ये हमारा पीपल वेयर और ये हमारा पूरा डायग्राम हमने समझ लिया है, ठीक है? तो पीपल वेयर हमारे पास क्या है, उसको थोड़ा-सा क्लियर कर लेते हैं। देखो भई, मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ कैन नॉट इग्नोर द ठीक है, मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ कैन नॉट इग्नोर द ह्यूमन एलिमेंट बिकॉज़ सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस आर ह्यूमन इंटेंसिव एक्टिविटीज़। द थ्री पीपल एज़ एंड टेक अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या चीज़ है, हम थोड़ा-सा इस चीज़ को जो है क्लियरली समझ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले ये है कि भाई ये 3 आपके पास पीपल सेंट्रिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसमें मेंटेनेंस ऑर्गनाइजेशन होता है। ये बेसिकली वो ऑर्गनाइजेशन होती है जो कि आपके प्रोडक्ट को मेंटेन करती है। क्लाइंट ऑर्गनाइजेशन क्या होती है? जो बेसिकली ये बेसिकली क्लाइंट ऑर्गनाइजेशन वो होती है जो आपके मेंटेनेंस सिस्टम्स को यूज़ करती है। और ह्यूमन रिसोर्सेज़ क्या होते हैं? इसके अंदर बेसिकली जो है आपके पास दोनों चीज़ आती हैं, मेंटेनेंस एंड क्लाइंट ऑर्गनाइजेशन। ये आपके पास कुछ एवोल्यूशन सिस्टम है जिसमें मतलब कि आपके पास पीपल, एक्जिस्टिंग का सॉफ्टवेयर और फिर मशीन सीपीयू और मनी रिसोर्स जो होगा वो आपकी मनी ऐसा कोई सीपीयूज़ आपकी मशीन हो गई, एक्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर ये सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन में आपके पास रिवाइज़्ड एक जो है सॉफ्टवेयर आपको दे दिया। ये इनपुट एंड आउटपुट है सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन का। अब ये है एसपी टैक्सोनॉमी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? हमेशा आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के एग्जामिनेशंस देते हो तो ये टॉपिक की डिस्कशन लाज़मी होती है इस कोर्स के अंदर, ठीक है? ऐसा ये कोर्स है नहीं कि इसके अंदर ये वाला टॉपिक कभी ना पूछा जाए आपसे। ये पूछते ही पूछते हैं आपसे, ठीक है? अब एब्रीविएशन जो है एसपीई की वो है आपके पास एस का मतलब ये होता है स्पेसिफाइड, पी का मतलब होता है प्रॉब्लम और ई का मतलब होता है इवॉल्विंग, ठीक है? टैक्सोनॉमी, सही है? अब 1980 के अंदर जो है लेमन जो थे उन्होंने एसपी क्लासिफिकेशन जो है ये जिसमें एक्सप्लेन किया था, कुछ वेज़ को एक्सप्लेन किया था। उसमें क्या होता था कि प्रोग्राम बेसिकली वेरी करता है एवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। अब वो क्या है, ये पूरी आपको डायग्राम से इस तरीके से आपने ये बनानी पड़ेगी। अब इधर 3 टाइप के आप पढ़ोगे एसपी टैक्सोनॉमी, एस टाइप, बी टाइप और ई टाइप। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशंस में हमेशा ये पूछा जाता है, ठीक है? अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखो, सबसे पहले हमारे पास ये है कि भाई एस टाइप क्या चीज़ होती है, हैव तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसमें। ऑल द नॉन फंक्शनल फंक्शनल प्रोग्राम प्रॉपर्टीज़, ये डायग्राम्स भी लाज़मी याद रखना है एस टाइप की क्योंककि ये बनाने आ जाती है पेपर्स के अंदर भी, ठीक है? यूनिवर्सिटीज़ के। तो ऑफ इट स्टेक होल्डर्स आर फॉर्मली एंड कंप्लीटली डिफाइंड, ठीक है? अच्छा, इधर सिचुएशंस क्या है मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि भाई एस टाइप ये होता है कि प्रोग्राम की तमाम जो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ होती है ना, ठीक है? मतलब कि फंक्शनल और नॉन फंक्शनल प्रॉपर्टी जो मतलब स्टेक होल्डर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फॉर्मली और कंप्लीटली बेसिकली जो है आप डिफाइन की जाती है, ठीक है? करेक्टनेस ऑफ द प्रोग्राम विद रिस्पेक्ट टू इट्स फॉर्मल स्पेसिफिकेशन इज़ द ओनली, ठीक है? अब यहाँ पे ये चीज़ क्या है कि प्रोग्राम की जो करेक्टनेस होती है ना, प्रोग्राम की करेक्टनेस को उसकी बेसिकली फॉर्मल स्पेसिफिकेशन के मुताबिक ही जो है, ठीक है, एक्सेप्टेबिलिटी जो होती है, वो आप जो है माना जाता है। अब यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं इसकी कि अगर आप कैलकुलेशन करोगे कोई कॉमन मल्टीपल 2 इंटीजर्स के, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास 2 नंबर्स हैं 12 और 15, ठीक है? तो आपने क्या किया, ठीक है? प्रोग्राम बेसिकली क्या है, ये कैलकुलेट करेगा इन दोनों का सबसे छोटा जो मतलब कि एलसीएम होगा ना, जिसमें लीस्ट कॉमन जो मल्टीपल्स होता है आपके पास, ठीक है? जो कि क्या है 60 होगा। अगर मैं 12, 15 लूँगा उसका क्या होगा 60 होगा। अब परफॉर्म मैट्रिक्स एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इन्वर्जन। अब यहाँ पे क्या है कि भाई आपने इधर क्या करना है कि भाई मैट्रिक्स को जो है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और इन्वर्जन परफॉर्म करना। जैसे कि आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं, ठीक है? मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स भी, अब उसमें आपने ये चीज़ को परफॉर्म करना है। इसका सिंपल सा यही होता है कि आपने फॉर्मल स्टेटमेंट, आपका रियल वर्ल्ड है, फॉर्मल स्टेटमेंट प्रॉब्लम आया, स्पेसिफिकेशन किया, प्रोग्राम सॉल्यूशन, ये कंपेयर करता है इन दोनों को, ठीक है? अब यहाँ पे आपके पास है पी टाइप। पी टाइप क्या चीज़ होती है? पी टाइप प्रोग्राम इज़ बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द प्रोग्राम प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन अ कंप्लीटली डिफाइंड स्पेसिफिकेशन। मतलब यहाँ पर ये है, पी टाइप का मतलब है प्रॉब्लम, ठीक है? प्रॉब्लम प्रोग्राम, ठीक है? मतलब कि एक इतना समझ लो कि एक प्रैक्टिकल एब्स्ट्रैक्शन जो होता है ना, ये बेसिकली उस पे बेस करता है। प्रैक्टिकल एब्स्ट्रैक्शन पे जो है ये बेस करता है, ठीक है? मतलब कि इस तरीके से कि भाई ये मतलब कि इस तरीके से कि ना कि मतलब कि किसी कंप्लीटली डिफाइन, ठीक है, स्पेसिफिकेशन पर। ये कंप्लीटली स्पेसिफिकेशन पर डिपेंड नहीं करता, ये एब्स्ट्रैक्शन पर मतलब कि इसका मतलब कुछ इस तरीके का है कि प्रोग्राम को जो है ना मतलब कि प्रोग्राम की प्रॉब्लम्स को समझकर और उसकी जर्नल आइडिया के साथ जो है ना डिज़ाइन किया जाता है। उसका एक जर्नल आइडिया क्या है उसको डिज़ाइन, ना कि उसकी डिटेल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। एक जर्नल आइडिया को लेकर जो है वो डिज़ाइन करता है, पूरी डिटेल्स के साथ नहीं करता, ना कि वो डिटेल स्पेसिफिकेशन पूरा दोगे। अब इसकी एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि द प्रोग्राम दैट प्ले चेस, इसकी एग्ज़ाम्पल चेस के बिहाफ पे लिखी है। हम थोड़ा डिफरेंट पी टाइप ले लेते हैं, ठीक है? जैसे कि भाई वेदर फोरकास्टिंग प्रॉब्लम, ठीक है? ये एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ठीक है? अब वेदर फोरकास्टिंग प्रॉब्लम में क्या होता है कि अगर आप वेदर फोरकास्टिंग प्रॉब्लम्स अगर बना रहे हैं, तो आपके पास क्या चीज़ होनी चाहिए? आपके पास एक स्पेसिफिक जो है डिटेल, ठीक है? आपके पास एक स्पेसिफिक जो है ना डिटेल जो होती है ना, वो नहीं होती आपके पास। एक स्पेसिफिक पूरी डिटेल वर्ज़न आपके पास नहीं होती। इंस्टेड आप करते क्या हो कि जर्नल आइडिया लेते हो वेदर फोरकास्टिंग प्रोग्राम बनाने के लिए, ठीक है? और प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन ले रहे होते हो, पर बेसिकली डिपेंड करती है आपका पूरा।
अब जैसे कि मतलब कि करंट आपके पास जो है टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी को मॉनिटर करना, ठीक है? ऐसे कि आप अगर और सोचोगे भाई हिस्टोरिकल वेदर डेटा को एनालाइज़ करना या फिर वेदर पैटर्न और ट्रेंड को देखना, ठीक है? तो इस तरीके से क्या होता है, प्रोग्राम जो होता है वो आपको एक जनरल आइडिया देगा कि आज की वेदर मतलब कि कैसा हो सकता है, जनरल आइडिया। आपको नहीं पता इसका कि भाई डिटेल में कि ये पक्का ही पक्का है, ठीक है? लेकिन ये स्पेसिफिक और डिटेल्ड डेफिनिशन पर बेस नहीं होता। जनरल आइडिया है, स्पेसिफिक उस पे डिटेल पे नहीं होता। प्रोग्राम को बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रैक्टिकल अप्रोच और जनरल डाटा के थ्रू जो है ये डिज़ाइन किया जाता है। सही है? अब इतना समझ में आ गया, ये इसकी डायग्राम है। अब यहाँ पर ई टाइप है, ई टाइप का मतलब क्या है, इवॉल्विंग। इवॉल्विंग प्रोग्राम इज वन दैट एम्बेडेड इन द रियल वर्ल्ड, ये रियल वर्ल्ड पे बेस करता है एंड इट चेंज एज द वर्ल्ड डज, ठीक है? अब ये समझ में आ गया होगा, इवॉल्विंग होता है बेसिकली ये वो प्रोग्राम होता है जो रियल वर्ल्ड में मतलब कि एम्बेडेड होता है, ठीक है? रियल वर्ल्ड का मतलब होता है, ठीक है? और दुनिया के बेसिकली ना बदलते हुए हालात के साथ साथ जो है ये बदलता रहता है। सही है, वो स्पेसिफिक में होता, मतलब वो जो होता था वो जनरल पे होता था, इवॉल्विंग जो होता है वो आपके पास जो है रियल वर्ल्ड पे होता है और ये बदलता रहता है। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, ठीक है? जैसे कि आपके पास ह्यूमन या सोसाइटी एक्टिविटी, मतलब कि ये प्रोग्राम ना इंसानी या सोसाइटी के किसी भी एक्टिविटी को क्या कर सकता है, ऑटोमेट करता है, ठीक है? उसके बाद ये कुछ मतलब कि ना बेसिक अजम्पशंस पे चलता है। आपने कोई चीज़ अजम्पशन किया, उस पे चलता है जो रियल वर्ल्ड को क्या करे, जो रियल वर्ल्ड को सिम्प्लीफाई करती है। आपने एक जर्नल या फिर कोई अजम्पशंस बता दी, वो फिर वो ऐसी असम्पशन्स होनी चाहिए जो रियल वर्ल्ड पे जो है वो बेस करती हो। ठीक है? ये बेसिकली प्रोग्राम जो है ना बाहर की एनवायरनमेंट के साथ क्या होता है, इंटरैक्ट करता है और सर्विस प्रोवाइड या बेसिकली जो है प्रोवाइड करता है। सही है? अब यहाँ पे आपके पास एक्सेप्टेंस क्या चीज़ है, मतलब कि ई टाइप प्रोग्राम की एक्सेप्टेशंस जो होती है ना, ठीक है? वो बेसिकली स्टेक होल्डर के ओपिनियन और जजमेंट पर जो है वो डिपेंड करती है कि भाई वो करते हैं, ठीक है? ई टाइप प्रोग्राम्स को कि वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। अब एक रियल वर्ल्ड में तुम लोगों को एग्जांपल बता देता हूँ ई टाइप की भी, क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर पता नहीं होता कि ई टाइप की रियल, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए आपके पास, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ठीक है? ये सारी चीज़ें। तो फेसबुक के ऊपर बात कर लेते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा जाना माना है, ठीक है? इसकी एक्टिविटी क्या चीज़ होती है, थोड़ा-सा गौर से समझ लो। एक्टिविटी की क्या होती है, फेसबुक। फेसबुक बेसिकली जो है एक आपको पता है कि भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अब जो लोगों को क्या करता है, आप लोग बताओ लोगों को क्या करता है सोशल मीडिया, फेसबुक ये सब? हाँ, लोगों को कनेक्ट करने और कम्युनिकेशंस को ऑटोमेट करने का काम करता है, ठीक है? अब इसकी सिम्प्लीफाइंग असम्पशन्स क्या होंगी, असम्पशन्स क्या होती हैं कि फेसबुक ना कुछ बेसिक असम्पशन्स पे चलता है। अब मतलब शॉक हो गए होगे सर कैसी असम्पशन्स पे चलता है ये? ठीक है, अब मैं बताता हूँ। जैसे कि अब तुम समझ लो कि यूज़र के पास इंटरनेट एक्सेस है और वो बेसिकली प्रोफाइल क्रिएट करेगा, सही है? अब इंटरफेस और एक्सटर्नल वर्ल्ड क्या चीज़ है? ठीक है? मतलब कि फ़ेसबुक दुनिया के साथ जो है वो इंटरैक्ट करता है। वो किस तरीके से करता है? बाय अलाउइंग यूज़र टू पोस्ट। अब आप पोस्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, पिक्चर शेयर कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो लोगों के साथ। अब इसके अंदर एक्सेप्टेंस क्या चीज़ है? इसमें एक्सेप्टेंस ये है कि भाई फ़ेसबुक का जो है, फ़ेसबुक का सक्सेस और एक्सेप्टेंस उसके यूज़र के ओपिनियन और फीडबैक पर डिपेंड करता है। अगर यूज़र का प्लेटफ़ॉर्म यूज़फुल और एंगेजिंग लगता है तो वो प्लेटफ़ॉर्म सक्सेसफुल, ठीक है? सॉफ्टवेयर फॉल्ट क्लासिफिकेशन, ये क्या चीज़ है कि सॉफ्टवेयर फॉल्ट क्लासिफिकेशन का मतलब इतना समझ लो कि भाई आप सॉफ्टवेयर के बग्स या फॉल्ट को जो है ना उनकी खासियत और बिहेवियर के मुताबिक जो है ठीक है, कैटेगराइज करना, सही है? ये बेसिकली हेल्प किसमें करता है, ये हेल्प करता है बग्स को हमारे बेहतर समझने और मैनेज करने में, ठीक है? और यहाँ बेसिकली इसकी मुख्तलिफ ये टाइप्स हैं, ये जो क्लासिफिकेशन, जैसे कि बोर बग्स हो गया, मेंटल बग्स हो गया और एजिंग रिलेटेड बग्स हो गया, ठीक है? अब बोर बग्स क्या चीज़ है? Software bugs that are reproducible, easy found and often fixed during the testing and debugging phase। मतलब क्या होता है कि ये बेसिकली बग्स ऐसे होते हैं जो आसानी से मतलब कि ढूँढे जा सकते हैं, बोर बग्स जो होते हैं, ठीक है? और टेस्ट करने और डिबगिंग के दौरान जो है ना ये फिक्स किया जा सकता है, बोर बग्स होता है वो, ठीक है? ये बग्स बेसिकली अक्सर ना सेम कंडीशन पर जो है बार-बार दिखाई देते हैं और इसकी कुछ एग्ज़ाम्पल जो है ना बोर बग्स की वो इस तरीके से है कि एक बग्स बेसिकली जो हर बार ना स्पेसिफिक बटन, जैसे कि आपके पास एक बग्स है, ठीक है? एक बग जो बेसिकली ना हर बार एक स्पेसिफिक बटन क्लिक करने पर जो है ना क्या कर रहा होता है, आपके पास एक सॉफ्टवेयर बनाया, आप एक बटन को क्लिक करे जा रहे हो, तो वहाँ पे क्या वो बार-बार क्रैश कर देता है, ठीक है? बार-बार क्रैश, वो क्या है हमारे पास बोर बग्स है। तो बोर बग्स मतलब कि जो है ना आप ईज़िली उसको जो है बग फिक्सिंग कर सकते हो, डिबगिंग कर सकते हो, ठीक है? अक्सर जो है ये सेम कंडीशंस पर ही बार-बार आपको जो है दिखाई देता है। मेंटल बग क्या होता है? मेंटल बग ये होता है कि भाई सॉफ्टवेयर बग्स दैट आर हार्ड टू फाइंड एंड फिक्स ऑफन रिमेन इन द सॉफ्टवेयर ड्यूरिंग द ऑपरेशनल फेज एंड दीस बग्स आर नेवर बी फिक्स्ड बट इफ द ऑपरेशन इज रिटायर और द सिस्टम इज rebooted the bugs may not manifest themselves as failure। अच्छा, मेंटल बग ये होता है, ये बग्स बेसिकली ना मुश्किल से मिलते हैं। देखिए जैसे कि और बग्स ईज़िली मिल रहा था, ये मुश्किल से मिलते हैं और फिक्स करने में भी जो है क्या होता है, जब मिलेगा नहीं तो फिक्स भी करना मुश्किल होगा, ये फिक्स करने में भी जो है मुश्किल होते हैं। और ये बग्स बेसिकली अक्सर जो है ना, ये छुपे रहते हैं, ठीक है? छुपे रहते हैं और कभी-कभी जो है, कभी-कभी ही बेसिकली क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। अगर बेसिकली आपने सिस्टम को अगर ये जैसे ना समझ लो कि सिस्टम को आपने रीसेट कर दिया जाए, ठीक है? या फिर आपने ऑपरेशन जो है रिपीट किया जाए, तो बेसिकली क्या होगा, ये बग जो है ना शायद आपको ना दिखें। सही है, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मतलब कि एक बग जो मतलब ये कॉम्प्लेक्स कंडीशन के अंदर जो है ना कभी-कभी मतलब क्या हो जाता है, क्रैश कर देता है, ठीक है? और नॉर्मल टेस्टिंग के दौरान क्या होता है, नज़र नहीं आता आपके पास। सही है।
तो अब ये आपके पास हो गया। देन आफ्टर दैट ये आपके पास है सॉफ्टवेयर एजिंग। सॉफ्टवेयर एजिंग क्या होता है? सॉफ्टवेयर एजिंग इज अ फिनोमेना दैट कॉज सिस्टम परफॉर्मेंस, ठीक है, डिग्रेडेशंस एंड इवेंचुअल फेलियर। ठीक है, अच्छा ये होता क्या है? ये बेसिकली एक तरीके से समझ लो कि ये बग्स बेसिकली ना, ये बग्स क्या होता है? सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो है, एजिंग रिलेटेड बग्स जो होते हैं ये, ठीक है, एजिंग रिलेटेड बग्स बेसिकली ये बग्स ना रिसोर्स मतलब के एक तरीके की वजह से मतलब क्या होता है? रिसोर्स एग्जॉस्शन की वजह से होता है। मतलब जैसे आपकी मेमोरी लीक या फिर स्वैप स्पेस की मतलब ये फ्रेगमेंटेशन होती है, जैसे जैसे मतलब सॉफ्टवेयर आपका पुराना होता है तो क्या होता है, आपकी रिसोर्स जो है वो कम होती जाती है और ये बग्स बेसिकली जो है वो सामने आते हैं। जैसे आपके पास एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, अब वो धीरे धीरे क्या हो रही है, वो हल्के 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 स्लो होती जा रही है। अब वो होती जा रही है तो आखिर में क्या होता है, वो क्रैश हो जाती है। क्रैश हो जाती है तो फिर मेमोरी लीक की वजह से फिर क्या होता है, जो भी टाइम के साथ जो होता है ना, एक्यूमुलेट होता है। ठीक है, ये आपके पास जो थी सॉफ्टवेयर फॉल्ट जो थी ये क्लासिफिकेशन थी। ठीक है, अब आपके पास सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एजिंग, ये क्या चीज़ है? सही है, ये बेसिकली यहाँ पर ये है कि भाई फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं आपके पास सॉफ्टवेयर एजिंग के। ठीक है, अब एजिंग बेसिकली जो है अफेक्ट कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इनटू वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल इफेक्ट्स। दे आर कंसिडर्ड वोलेटाइल इफ दे आर रिमूव्ड बाय रीइंस्टॉलेशन ऑफ द सिस्टम और प्रोसेस अफेक्टेड, फॉर एग्जांपल वीआईए अ सिस्टम रोबोट रीबूट। इन कॉन्ट्रास्ट नॉन वोलेटाइल एजिंग अफेक्ट स्टिल एग्जिस्ट आफ्टर रीइंस्टॉलेशन ऑफ द सिस्टम प्रोसेस। मतलब सॉफ्टवेयर एजिंग सबसे पहले क्या होता है ये समझते हैं। सॉफ्टवेयर एजिंग मतलब कि एक ऐसी हालत है, ठीक है, एक मतलब कि ऐसी हालत है, एक ऐसी चीज़, ठीक है, जिसमें सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या होती है, धीरे-धीरे जो होती है, स्लोली जो है वो कम होती जाती है और आखिर में क्या होता है, फेलियर हो सकता है। यही इसकी बेसिकली जो है आप समझ लो कि यही इसका एक शॉर्ट सी बात है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब समझ लो कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या है कि जैसे-जैसे सॉफ्टवेयर ज़्यादा देर तक चलता है ना, तो उसका बेसिकली फेलियर रेट भी जो है वो बढ़ जाता है। सॉफ्टवेयर एजिंग होती कब है? अब तुम लोग ये पूछोगे सॉफ्टवेयर एजिंग होती कब है? सॉफ्टवेयर एजिंग जब तब होती है जब बेसिकली सॉफ्टवेयर जो है ना लगातार चलता है या सराउंडिंग सिस्टम में जो है ना चेंजेस की वजह से जो है वो फेल हो जाता है। अब टाइप्स क्या क्या है फेलियर्स की आपके पास? इनकरेक्ट सर्विसेज मतलब कि जैसे समझ लो कि गलत आउटकम देना। नो सर्विसेज मतलब कि सिस्टम का रुक जाना या क्रैश हो जाना। या फिर पार्शियल फेलियर मतलब कि जैसे रिस्पॉन्स टाइम के धीरे धीरे, ठीक है, बढ़ना। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले तुमने एक चीज समझनी है कि भाई वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल एजिंग इफेक्ट्स क्या होते हैं, क्योंकि तुमने ऊपर पढ़ा ना कि सॉफ्टवेयर एजिंग जो है क्लासिफाइड होता है वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल इफेक्ट्स के ऊपर। वॉलेटाइल इफेक्ट्स क्या चीज होती है कि ये इफेक्ट बेसिकली सिस्टम को रीस्टार्ट करने से खत्म हो जाता है। क्या होता है? सिस्टम को रीस्टार्ट करोगे ये खत्म हो जाए। जैसे एग्जांपल फिजिकल मेमोरी होती है या फिर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स लीकेज होती है, ये खत्म हो जाता है। नॉन वॉलेटाइल इफेक्ट्स क्या होते हैं? ये वो होता है, ये इफेक्ट्स बेसिकली रीस्टार्ट के बाद भी रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फाइल सिस्टम या फिर डेटाबेस के अंदर कोई प्रॉब्लम्स है इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे एजिंग इंडिकेटर है, ठीक है, इसको प्रॉपर करने के लिए डिटेक्ट करने के लिए टू डिटेक्ट एंड मॉनिटर सॉफ्टवेयर एजिंग को करने के लिए ये एजिंग इंडिकेटर यूज हो रहा होता है। वेरियस एजिंग इंडिकेटर यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। इट कैन बी इंक्लूड सिस्टम परफॉर्मेंस मैटर जैसे कि परफॉर्मेंस टाइम और फिर रिसोर्स कंजम्पशन, सीपीयू यूजेज, ये सारी चीजें आपके ट्रैक दिस इंडिकेटर हेल्प मतलब साइन ऑफ एजिंग और पोटेंशियल एरिया फॉर ये टूल्स है सारे आपके पास। अब मैं आपको एजिंग इंडिकेटर प्रॉपर्ली जो है समझा देता हूँ। देखो एजिंग इफेक्ट्स को ना डिटेक्ट करने के लिए सिस्टम को बेसिकली मॉनिटर करना पड़ता है। अब इंडिकेटर्स में क्या होता है? इंडिकेटर्स में जो होता है ना वो सिस्टम परफॉर्मेंस एक मैट्रिसेस होता है। सिस्टम परफॉर्मेंस मैट्रिसेस क्या होते हैं कि जैसे आपके पास परफॉर्मेंस टाइम और बेसिकली थ्रूपुट है ना, जैसे रिसोर्स कंजप्शन है, जैसे सीपीयू और मेमोरी यूजेज है, आपके पास एरर रेट है या सिस्टम लॉग्स हैं, ये सारी चीज़ें मतलब डाटा में जो है वो शामिल होते हैं। ठीक है, और ये आपको ये बेसिकली जो है ट्रैक कर रहे होते हैं, ट्रैक इंडिकेटर्स ट्रैक कर रहे होते हैं कि आपको एक तरीके से इंप्रूवमेंट लाकर दे सकें। टूल्स क्या क्या होते हैं? परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग टूल्स होती हैं ये, रिसोर्स में टूल्स हैं ये, ठीक है, और फिर यहाँ पे आपके पास प्रोफाइलिंग एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस, ठीक है। जैसे कि आपके परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग टूल्स है, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास न्यू रेलिक या ऐप डायनामिक है, और उसके बाद आपके पास रिसोर्स मॉनिटरिंग टूल्स है जिसमें आपके पास नेगियोस और जैपिक्स है, और फिर आपके परफॉर्मेंस एनालिसिस टूल है जैसे कि जावा विजुअल वीएम हो गया, विजुअल स्टूडियो प्रोफाइलर हो गया फॉर डॉट नेट एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें आपके पास है। ठीक है, अब आपके पास जो है ये टॉपिक, ठीक है, इसका बेसिकली एग्जांपल सिनेरियो, और आगे हमारे पास एक लास्ट टॉपिक है हैजर्ड और मिसहैप। ये हम नेक्स्ट अपना जो लास्ट हमारे पास पार्ट होगा, पार्ट 3, हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सिनेरियोज है। मैं आप लोगों को कुछ सिनेरियोज जो है, ज़रूरी नहीं कि ये सेम सिनेरियोज मैं आपको समझाऊं, ठीक है, आपको मैं कुछ अनदर सिनेरियोज जो है वो लेकर समझाऊंगा, ठीक है, या फिर ये भी समझा दूंगा अनदर सिनेरियोज भी, क्योंकि पेपर्स के अंदर क्वेश्चन आंसर्स के बिहाफ पे यूनिवर्सिटीज में नहीं आते, आपको इस तरह से सिनेरियोज पूछे जाते हैं, तो वो सिनेरियोज में लेकर आपको समझा दूंगा कि आपको दोनों टॉपिक्स क्लियर हो जाए, मिसहैप और हैजर्ड और ये दोनों के सिनेरियोज, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर पे हाजिर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।